अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे थे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स अ मैक्सिमम, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स अ मिनिमम। यानी कि हमारे पास एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसे प्लेस, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये हमसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, ये हमने दोनों कैलकुलेट करने हैं। व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तब हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा। जब प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, तो एंगल 0 बनेगा। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोग ये सोचेंगे कि जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 होता है। यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिया है? हमारे पास फाई बी का फॉर्मूला क्या है? बी डॉट ए। स्टूडेंट, यहाँ पे ए सिंपल एरिया नहीं है, वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया क्या होता है? एरिया पर आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं वो वाला एंगल देखना है। बी इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा तो आपने एंगल 90 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के केस में, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में। अदरवाइज परपेंडिकुलर के लिए 90 का ही एंगल होता है। तो बी ए कॉस 0, कॉस 0 का आंसर होता है 1, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा बी ए, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कब होगा? व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज हेल्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल के लिए हमारे पास एंगल आ जाएगा 90, क्योंकि एरिया, आपने एरिया के दरमियान एंगल नहीं देखना। बी और ए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल देखना है। तो वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल होगा 90, तो cos 90 का आंसर आ जाता है 0। तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा 0 आंसर। तो जब हम पर लूप को पैरेलल रखेंगे तब हमारे पास मिनिमम फ्लक्स होगा, जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज भी बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस? व्हाट जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम एम्पेयर्स लॉ से कैलकुलेट कर देते हैं। अब हमारे पास दूसरा ये बात कह रहा है कि आप स्टेशनरी चार्जेस में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्जेस में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस इज 0। ये आंसर हमारे पास कैसे आता है? हमारे पास एम्पेयर्स लॉ से जो फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट हमारे पास परमेबिलिटी कांस्टेंट है, आई करंट है, 2 पाई और आर इसका रेडियस है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जब चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे, चार्जेस स्टेशनरी है, तो करंट क्या होगा? 0। अब इस फॉर्मूला में आप I की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, म्यू नॉट 0 ओवर 2 पाई आर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0। In the case of moving charges, they produce a magnetic field in a region around them. So I does not equal to 0, B does not equal to 0. Students, जब हमारे पास एक तो केस है स्टेशनरी चार्जेस, तब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस मतलब चार्जेस एट रेस्ट, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 0। लेकिन जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे ना, तो करंट 0 होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड 0 भी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ steady current I if the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains same. The number of turns is doubled but the length remains the same. हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इसमें आपने दो केसेस है। केस नंबर ए जो है, अगर आप लेंथ ऑफ सोलिनॉइड को डबल कर दें लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहे। दूसरा केस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें लेकिन लेंथ सेम रखेंगे। तो ये हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये कैपिटल N ओवर L के बराबर होता है। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर या सोलेनॉइड।
तो हमारे पास b का क्या फॉर्मूला आ जाता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। केस नंबर ए देख लेते हैं हम। लेंथ इज डबल बट एन रिमेन सेम। आपने यहाँ पे जो l है, l की जगह 2l पुट कर देना, लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास डबल, सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपने यहाँ पे 2l पुट कर दिया और n एज इट इज रहा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन ओवर 2l आई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इधर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, 1 2 जो है इसको आप सेपरेट कर लें, 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इस स्टेप पर आप देखें तो, और ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया म्यू नॉट एन एल आई। आपने जस्ट इस फार्मूला को, इस वाले फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, इसको जो हाईलाइटेड है ये तो B का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू B। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ओरिजिनल से हाफ हो गई है जब हम केस नंबर 1 में। अब केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल किया है लेकिन जो लेंथ है हमारे पास वो सेम। तो वही फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। इस वैल्यू में आप जब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं तो n की जगह पर आप 2n लिख देंगे। इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, 2 हमने बाहर लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज को आपने ब्रैकेट्स में लिख देना। 2 इंटू म्यू नॉट एन एल ओवर आई। तो क्या हुआ हमारे पास, b इज इक्वल टू 2b, यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल हो गई है। केस नंबर 1 में क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई थी, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन in a region where there is magnetic field in negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? So हमारे पास ये है कि एक प्रोटॉन है जो कि इनिशियली पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव z डायरेक्शन, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स, लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताया। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक एक्स वाई जेड प्लेन, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और ये है नेगेटिव जेड एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड एक्सिस। जो हमारे पास है, जो हमारे पास प्रोटॉन है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसको हम राइट हैंड पाम रूल से फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड रूल से आपके पास बी जो है ये है नेगेटिव जेड डायरेक्शन, वी जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फोर्स जब आप राइट हैंड से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो पहले तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। Short question number 5 है हमारे पास, two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? So हमारे पास दो charged particles हैं, दो charges हैं जिनको हमने एक magnetic field में रखा है। तो क्या चार्जेस अगर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या है इस बारे में आप क्या कहते हैं कि उन पे कौन सा चार्ज होगा? इसका आंसर देख लें। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन द टू पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो जरूर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इसी वजह से तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ई वी वी या क्यू वी वी। अगर तो हम नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई वी बी, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो वो आ जाएगा प्लस वी ई वी बी।
एक फोर्स की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक फोर्स राइट साइड पे लगी है तो दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। वो सिर्फ इसी केस में होगा जब दोनों चार्जेस पार्टिकल्स पे डिफरेंट साइन होगा। Short question number 6 है हमारे पास, suppose that a charge q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge? हमारे पास एक चार्ज q है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि किस केस में ऐसा होगा कि वर्क डन जो होगा हमारे पास आंसर उसका जीरो आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट टी। एफ डॉट टी जब हम लिखेंगे एफ टी कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला कब जीरो आता है, जब यहाँ पे थीटा 90 होता है। थीटा 90 कब होगा, जब एफ एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि cos 90 का आंसर हमारे पास जीरो आता है, cos 90 जीरो आ जाएगा हमारे पास और आंसर हमारे पास वर्क डन जीरो होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, जब जो चार्ज है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और उस पर मैग्नेटिक फोर्स F लग रही है, जब ये फोर्स और वेलोसिटी आपस में जब परपेंडिकुलर होंगे तब हमारे पास वर्क डन जो होगा वो आंसर उसका जीरो आएगा।